वो कौन सा समय और दौर था जब हर जगह उनके फिल्मों के पोस्टर चस्पा हुए पड़े हों, उस पर नाम लिखा हुआ फिल्म बाय अनीश बाज़मी? स्वर्ग में तो मेरा नाम नहीं था, तो मैंने खुद नहीं जाके पोस्टर पे अपने नाम चिपकाए थे। नो एंट्री, वेलकम, किंग इज किंग, ये सारी बड़ी उम्दा फिल्में हैं, बड़ा कमाल फिल्में। इसको एक तो बनाने में बहुत इंजॉय किया हमने और लिखने में उतना इंजॉय नहीं कर पाए, इसलिए कि वो जब लिखना होता है तो बहुत स्ट्रगल होती है। ये मुझे लगता है कॉमेडी की फिल्में लिखना जो है वो हंसने का काम नहीं है, वो बहुत संजीदा काम है। और ये मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी तरह से वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख देखे हों। आज भी कई सारे ऐसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं जो आपकी लेखनी का वाजिब मेहनताना नहीं देने में को नहीं देना पसंद करते हैं। इनिशियली जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो वो एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो किसी न किसी वे में वो होता ही है। आपको अपनी अहमियत उतनी पता ही नहीं लगने देते कि भाई आपको क्या होना चाहिए। जब मैंने फिल्म लिखी थी आँखें, गोविंदा चंकी पांडे की, तो वहाँ पे वो एक नया लफ्ज़ मैंने सुना था कि भाई कॉमेडी फिल्मों का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, वो इससे ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकती। सलमान खान साहब बहुत मानते हैं आपको, आपके और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। सलमान भाई जो हैं अगर आपको प्यार करते हैं तो बहुत प्यार करते हैं। मैंने बहुत कम इंसान देखे हैं जो इतनी मोहब्बत दे सकते हैं। मैं आपसे एज अ डायरेक्टर ये समझना चाहता हूँ कि आपके लिए OTT का आना कितना फ़ायदेमंद साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? पैंडेमिक में तो मुझे ऐसा लगा कि अगर OTT नहीं होता तो मैं सर्वाइव ही कैसे करता। अभी हाल ही में साउथ में एक हेमा कमेटी बनी। साउथ के बहुत सारे बड़े कलाकारों के ऊपर महिलाओं के प्रति यौन हिंसा का आरोप लगा। कोई भी इन्वायरमेंट जहाँ लड़की अपने आप को सेफ फील ना करे, आई थिंक वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना ही अपने आप में बहुत ख़राब बात है। भूल भुलैया 2 कार्तिक आर्यन साहब को आप लेके आए और मोंजुलिका के रूप में आपने तब्बू जी को आपने लाए, लेकिन अब तीसरे में ट्रेलर में दिखाई दे रहा है कि विद्या जी वापस आ रही हैं। अक्षय को क्यों नहीं वापस लाए आप? कौन नहीं चाहेगा अक्षय जी के साथ काम करना। मैंने तो बहुत फिल्में बनाई उनके साथ और मेरा उनके साथ जितना दोस्ताना माहौल है और जितना मज़ा आता है मुझे उनके साथ, और इतना मोहब्बत करते हैं मेरे से वो। भूल भुलैया की शूट के दौरान आपका पैर फ्रैक्चर था। जी। मैं धीरे धीरे आया क्लचेस पे, तो फिर वो मजाक मस्ती भी चलने लगी। मेरे ही डायलॉग मुझे लोग मार रहे थे। कौन से? एक टांग नकली है मेरी, हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था मैं, ऐसा सब चल रहा था। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे जिस पर देख रहे हैं ये मेरा शो ऑन द रिकॉर्ड है और आज हमारे शो के जो मेहमान हैं वो भारतीय फिल्म उद्योग के कमर्शियल सिनेमा के एक बड़े डायरेक्टर हैं अनीश बाज़मी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मेरा छोटा सा कार्यक्रम है ऑन द रिकॉर्ड का, जिसमें पॉलिटिकल भी मैं करता हूँ और सेलिब्रिटी से भी रिलेटेड लोग जो आते हैं वो मैं करता हूँ। आपसे बातचीत करने का मेरा बेहद मन था, जैसे ही आपकी टीम की ओर से मुझे कहा गया। मेरी एक पुरानी फिल्म बेहद पसंदीदा है, मतलब जिससे मैं याद करता हूँ, पिताई के साथ बैठ के देखा था, स्वर्ग। और जब मैं रिसर्च करने बैठा तो मैं खुद को इस चीज़ के लिए आपके सामने बैठ के क्षमा चाहता हूँ कि मैं अब जान पाया कि स्वर्ग आपने लिखी थी। तो बहुत सारी बातचीत होगी। एक सवाल सिंपल कि आपका एक आदत है कि आप सड़क से उठा के किसी को भी स्टार बना देते हैं। उस फिल्म में एक वाक़या है जब राजेश खन्ना साहब गोविंदा को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो एक छोटी सी खोली में रहते हैं, वो सतीश कौशिक साहब उनको ले आके सेट पे नौकरी पे लगवा देते हैं, लाइटमैन का काम। वो भी वहाँ से स्टार बन जाते हैं। और फिर कट टू वेलकम, आलू ले लो, कांदा ले लो, प्याज ले लो। क्या कनेक्शन इन सब के बीच? कनेक्शन सिर्फ ये है कि मैंने ही लिखी हुई फिल्में दोनों, एंड वो बिल्कुल मेरी पहली फिल्म थी स्वर्ग। तो वो तो एक बड़ी अलग जद्दोजहद थी कि कैसे फिल्म मुझे मिली, कैसे मैंने लिखी और कैसे। वो बहुत ही इमोशनल काइंड की फिल्म थी, इमोशनल फिल्म थी, बहुत इमोशनल। और उसके बिल्कुल बरक्स वेलकम जो है वो फुल एंटरटेनमेंट, फुल कॉमेडी फिल्म थी। बट हाँ, मुझे उस कैरेक्टर के अंदर बहुत अच्छा लगता था कि वो बहुत ही पायस इंसान है, जो नौकर है, और वो बहुत वफादार है। और जब मैं फिल्म लिख रहा था उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ लिखते हुए भी कि ये इस मकाम पे आगे खड़ा हो चुका है ये किरदार कि अगर इससे अब तरक्की मिलेगी तो सिर्फ ये नहीं खुशी होगा, इसके बैठे हुए जितने ऑडियंस हैं उनको खुशी होगी। और उसके लिए बहुत लंबे स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। और एक इत्तेफाक है, एक चांस है, एक मौका है, एक पल है वो जो उसको उस शोहरत की बुलंदी तक ले जाता है। तो
हालांकि उस टाइम पे मैंने कुछ 7-8 सीन लिखे थे, क्योंकि मुझे हमेशा लॉजिकली ये लग रहा था कि अगर एक इस तरह का अनपढ़ गंवार सा नौकर सा अगर इंसान शहर आया है तो इतनी जल्दी तो उसकी तरक्की नहीं हो सकती। तो उसका एक लंबा प्रोसीजर बनाया था, बट वो मुझे बड़ा अनइंटरेस्टिंग लग रहा था इसकी स्ट्रगल का। मुझे लग रहा था कि नहीं, ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर चुका अपने कैरियर में उस कैरेक्टर के लिए, और आज जो है उसके साथ पूरे इमोशंस हैं। तो जब इमोशंस साथ में होते हैं ऑडियंस के, तो फिर वहाँ लॉजिक नहीं आती कि भाई क्यों इतना जल्दी तरक्की मिल गई। वो लोग ये नहीं पूछते तरक्की जल्दी क्यों मिल गई, वो कहते हैं अच्छा हुआ इससे तरक्की मिल गई। तो वो एक जहन में चीज़ थी मेरे। तो वो मैंने फिल्म लिखी और वो सीन लोगों को बहुत अच्छा लगा जब वो उसका एक मोनोलॉग शुरू होता है कि हाँ मैं गरीब हूँ, और लेकिन मेरी समझ में आ गया है कि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना एक बहुत बड़ा जुर्म है, एंड ब्ला ब्ला। तो वो बड़ी यादगार पिक्चर थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, और एक तरह से वो मेरी इस फिल्म लाइन के अंदर एक एंट्री का बायस बनी थी कि जहाँ पर पहली फिल्म लिखने के बाद, ऐसा अक्सर नहीं होता है लेकिन ये हुआ था कि उस टाइम पे मैगजीन्स में कॉलम लिखे जाते थे, 4 कॉलम आते थे एक फिल्म के, और उसमें कहीं कोई एक लाइन होती थी राइटर के लिए। बट ये वो फिल्म थी जिसमें 2 कॉलम जो है वो फिल्म के लिए लिखे गए थे, किरदार एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर के लिए, फिल्म के प्रोडक्शन के लिए, म्यूज़िक के लिए, और बाकी जो 2 कॉलम है उसमें सिर्फ लिखा हुआ था कि द राइटर इज अराइव्ड एंड इज वाज मी, और उसके बारे में इतना लिखा हुआ था। तो वहीं से एक बड़ा पॉजिटिव नोट शुरू हुआ था मेरी ज़िंदगी का। उसके बाद मैंने फिल्म लिखी प्रतिबंध, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसके कैसेट्स बनने शुरू हुए थे डायलॉग के, इस तरह के डायलॉग खूबसूरत थे कि नाना को ना सुनने का आदत नहीं है, ऐसे सब डायलॉग थे। तो फिर वो सिलसिला मेरा तो सोचा था मैंने कि 3-4-5 पिक्चरों तक महदूद रखूँगा मैं। एक उसके बाद मुझे बनना तो हमेशा से डायरेक्टर ही था, मैं राइटर तो कभी बनना चाहता नहीं था। मैं राज कपूर साहब के साथ असिस्टेंट था, और कई लोगों के साथ मैं एज ए असिस्टेंट काम किया। मैंने करीबन 14-15 डायरेक्टरों के साथ मैंने एज ए असिस्टेंट काम किया है। उसके पहले मेरी स्ट्रगल बहुत लंबी रही है कि मैं अपना मेरे पास वो सारे सवाल। तो ये जो कैरेक्टर है, तो फिर मैंने बहुत उसके बाद फिल्में लिखी, और वो फिल्म बहुत ही स्पेशल है, वो आज भी बहुत स्पेशल है, इसलिए कि वो पूरी स्टोरी स्क्रीन डायलॉग में लिखी हुई मेरी पहली फिल्म थी। कितनी उम्र थी जब आपने ये फिल्म लिखी थी स्वर्ग? मेरे ख्याल में 25-26 साल का रहा हूँगा। 25-26 साल के थे। और कैसे लिखने का शुरुआत हुआ? लिखने का शौक़ तो मेरा बहुत पहले से था, जब से बचपन से, बिकॉज माई फादर वॉज अ पोइट, एंड उनकी पोइट्री मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो मुझसे लिखवाते थे, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, और मैं उनकी वजह से, उनके जितने दोस्त थे जो सारे शायर थे, तो मैं जब शायद 8th और 9th में था, तब से मैं उन लोगों के बीच बड़ा मतलब मेरा पूरा बचपन वैसे गुजरा है। तो मेरी जो शायरी की तरफ तवज्जो थी और लिखने की तरफ, वो उसका रुझान जो है, उसके अंदर जो शौक़ है, वो बहुत पहले से, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर, मेरे ये फादर की देन है, उनकी वजह से ये भी कह सकते हैं कि कुछ मेरे ब्लड में राइटिंग है, क्योंकि वो उन्होंने जो भी मुझे तरबियत दी, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की मोहब्बत, उन्हीं का प्यार, उनका समझाया हुआ है, और वो ऐसा ही शुरू हुआ। तो बाल कलाकार के रूप में भी अपने नसीब में काम किया था। जी। और उसके बाद आपको गुंडाराज में दिखे थे आप, काम किया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो एक्टिंग भी करने का शौक था या फिर? नहीं, एक्टर मैं कभी बनना ही नहीं चाहता था। मैं आपको बताया, जिस तरह उस वक्त मेरे हालात थे कि मुझे कुछ पैसे कमाने थे, तो मैंने एक्टिंग भी की जहाँ पैसे मिल जाए। उसके बाद फिर मैंने साउंड रिकॉर्डिंग का काम किया, फिर मैंने एडिटिंग में एज असिस्टेंट काम किया, फिर मैंने आर्ट डिपार्टमेंट में काम किया। तो मैंने बहुत पेशे चेंज किए, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मालूम ही नहीं था कि भाई मुझे करना क्या है। हाँ, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा था कि मुझे क्या नहीं करना है। तो मैंने जब एक्टिंग की तो मुझे लगा नहीं, ये मुझे नहीं करना है। साउंड रिकॉर्डिंग्स की मैंने, नहीं ये नहीं करना है। एडिटिंग नहीं करनी, ये नहीं करना है। एंड देन जब व्हेन आई जॉइंड राज कपूर साहब, देन फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मतलब फर्स्ट टाइम मुझे लगा नहीं, ये हाँ ये मुझे बहुत एक्साइट करता है, एंड मुझे डायरेक्टर बनना है। तो मैं हमेशा डायरेक्टर बनना चाह रहा था, लेकिन आप जानते हो डायरेक्टर बनने का जो अपना सपना होता है थोड़ा बड़ा होता है। अमूमन हम लोग सब कोई सफल होने के लिए दिन भर भाग दौड़ कर रहे होते हैं। वो एक दौर था, और मुझे दादा बहुत जानने का मतलब एक अंदर से मन है कि आपने किसी इंटरव्यू में कहा कि इतने मुश्किल हालात थे कि हमें कई ईद ये सोचते हुए गुजर जाते थे कि नए कपड़े आएंगे कि नहीं आएंगे। आप उस दौर को जब याद करते हैं और आज के समय को देखते हैं, दोनों का एक अंतराल आप बताइए। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं जो है ना, कल जो गुजर गया उसको ज़्यादा याद नहीं करता,
चाहे वो अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वैसी ज़िंदगी में बहुत दुख हुए झेले हैं मैंने, अब उसको याद करके और मैं दुखी रहूँ, क्या मतलब है। एंड मुझे लगता है कि कौन है जो स्ट्रगल नहीं करता, तो मेरी स्ट्रगल कोई अनोखी हो, कोई निराली और कोई पहली बार ऐसा कुछ मैं बहुत कोई ग्रेट चीज़ फील नहीं करता हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत लोगों ने स्ट्रगल की है। एंड मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है और उसके लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो भी आप एंजॉय कीजिए, ठीक है, वो आपको ज़िंदगी में सिखाती है। मुझे लगता है कि जो मैं भूखा रहा हूँ, जो ठोकरें मैंने खाई हैं, अगर वो नहीं खाई होती तो शायद मैं ज़िंदगी को जिस तरह आज समझ पाता हूँ, उसके मायने, और जिस तरह मैं आज फील करता हूँ, शायद वो मेरे एक एक्सपीरियंस था जो मैं नहीं कर पाता। कितना बदल गए आप? बदला तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पहले दिन के जैसे ही हूँ आज भी। मेरे जो लोग पुराने मुझे जानते हैं, जिस ज़माने में मैं क्लैप दिया करता था, आई वॉज द 7th असिस्टेंट ऑफ राज साहब, वो लोग भी आज जब मुझे मिलते हैं तो वो एक ज़रूर बात कहते हैं कि यार अनिल भाई आप में बिल्कुल बदलाव नहीं आया। तो मेरा नेचर वाइज जो है बिल्कुल बदलाव नहीं आया। हाँ, मेरे सोचने के अंदाज में बदलाव आया है, मेरी फ़िल्मों को देखने का, बनाने के तरीके में शायद बदलाव आया है, बट ज़ाती तौर पे मेरे बिहेवियर में, मेरे सोच में, समझ में, वैसे जो है आममर्रा की ज़िंदगी गुजारने में लोगों के साथ बिल्कुल कोई नहीं, मैं जैसा था वैसा ही हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि यार इंसान नहीं बदलता है, हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है, मौसम बदलता है। जो इंसान बदल जाए फिर वो क्या इंसान है। राज साहब के कितने असिस्टेंट हुआ करते थे? आप कह रहे हैं 7th ऑफ? कुछ 7-8 असिस्टेंट होते थे, मैं सबसे आखिर वाला होता था। और आप मिले कैसे थे, मिलवाया कैसे गया था? मैं तो मतलब अपना राज साहब के यहाँ आरके में आया जाते रहता था। तो पहले तो कई टाइम तक मुझे अंदर जाने नहीं मिलता था, लेकिन एक बार इत्तेफाक से मुझे जाने मिला, हमारे जो राइटर थे ज्ञानेंद्र जैन साहब, उनके ज़रिए, और मैं वहाँ गया और फिर मुझे वो मौका मिल गया कि उनके साथ काम करना था। तो ये मेरी पहली फिल्म थी जो एज ए असिस्टेंट मैंने की, एंड इट वाज अ ड्रीम। मतलब वो यकीन ही नहीं आता था, 4 साल तक यकीन अपने आप को दिलाते रहते थे कि नहीं हम राज साहब के साथ काम कर रहे हैं। आपकी फिल्में जैसे नो एंट्री, वेलकम, सिंह इज किंग, कॉमेडी को एक नई पहचान दी है इन फिल्मों ने। आप कॉमेडी फिल्मों को इतना सफल बना चुके हैं आज के दौर में कि अभी आसपास जो भी नई ऐसी फिल्में आती हैं तो लोग उससे उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा इन फिल्मों के बारे में बताइए, और बताइए कि आपके लिए कॉमेडी क्या है, और जब आप कॉमेडी लिख रहे होते हैं तो असल में उस दौर आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है। नो एंट्री, वेलकम, सिंह इज किंग, ये सारी बड़ी उम्दा फिल्में, बड़ी कमाल फिल्में। इसको एक तो बनाने में बहुत इन्जॉय किया हमने, और लिखने में उतना इन्जॉय नहीं कर पाए, इसलिए कि वो जब लिखना होता है तो बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत तकलीफ़ें होती है, बहुत एक कोशिश होती है कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो वो जो उतना प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसमें एक अजीब माहौल होता है व्हेन यू आर सिटिंग इन द रूम अलोन एंड नोबडी इज़ देयर, एंड इट्स अ वेरी आइसोलेशन का वर्क है। तो उसके अंदर वो जो है आपके हंसना, रोना, गुस्सा होना, कोई सीन नहीं आ रहा है तो अपने बाल नोचना, वो सब चलता रहता है, और उसका लास्ट में जब रिज़ल्ट निकलता है तो वो लगता है कि ये वर्थ है। तो वो फिल्में जो है कॉमेडी की, मुझे लगता है कॉमेडी की फिल्में लिखना जो है वो हंसने का काम नहीं है, वो बहुत संजीदा काम है। और ये मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी तरह से वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख देखे हों, इसलिए कि जब दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर वो कॉमेडी में बदल जाते हैं। आपने कहीं तो बोला था कि ट्रेजेडी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो कॉमेडी का रूप ले लेती है। तो अभी देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल वेलकम के अंदर एक डॉन है जिसे अपनी बहन की शादी करवानी है अच्छे ख़ानदान में, ये उसकी बहुत बड़ी ट्रेजेडी बेचारे की कि उसकी नहीं हो रही है, लेकिन वो उसकी ट्रेजेडी है, वो दूसरों के लिए इट बिकम्स कॉमेडी। आपने फिरोज खान के साथ कोई किस्सा शेयर किया जी था, उसके बारे में बताइए क्या था? वो पहले आपकी फिल्म नहीं करना चाहते थे? नहीं, वो नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि खान साहब ने बहुत पहले से काम करना बंद भी किया हुआ था। एंड अब जाके मुझे ऐसा एहसास होता है, मनाने का प्रोसेस फिर क्या रहा? नहीं, मतलब मेरे को शायद अब लगता है कि उनकी कुछ तबीयत जो है शायद ख़राब थी उस वक्त, जो वो मतलब उनको ही पता था, बताना भी नहीं चाह रहे थे, तो वो मना कर रहे थे, बट उनको फिर मनाना पड़ा मुझे। और वो अपना एक बच्चा जैसे ज़िद पे आ जाता है ना कि भाई मुझे ये खिलौना चाहिए ही चाहिए, तो उस तरह मेरा ज़िद था, मेरा हक भी था उन पे। मैं बहुत ही हक से उनके साथ बैठता था, उनको मैं बोलता था नहीं सर आपको करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा प्यार था उनके लिए बहुत, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त भी करता था, उनसे बहुत प्यार भी करता था, उनसे बहुत, उनकी सारी फिल्मों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी रहा हूँ, मुझे उनकी कई फिल्मों के कई डायलॉग्स याद हैं, तो वो भी उनको पता था।
तो उनके लिए भी देखिए, आपका अगर किसी से बहुत ज़्यादा जब प्यार करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता सामने वाला आपसे नफरत करे। तो वो प्यार उस तरफ से भी था कि उनको भी बताते कि नहीं यार ये मेरा फ़ैन है और ये अच्छी फिल्में बनाता है और ये बहुत डेस्परेटली चाहता है कि मैं ये काम करूं, बट मुझे नहीं करना है। लेकिन आखिरकार जो है मैं उनको मनाने में किसी तरह बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन मैंने कामयाब की है। ये नहीं मुझे आपकी ज़रूरत है। ऐसा भी आपने कहीं कहा था कि शायद उन्हें पता चल गया था कि शायद मुझे नहीं पता था, लेकिन जितनी जिद पे थे हो गए नहीं यार मुझे नहीं करना है। तो और शूट क्या पे कुछ नहीं, शूट पे तो कभी एहसास तक नहीं हुआ। जितना शूट किया वो बहुत हंसते हुए, बहुत, और शूट के बाद भी हम लोग बैठते थे पार्टी वार्टी में, साथ में बैठते थे, वो अपने रूम में सबको बुलाते थे, खाना पीना सब चलता था। तो कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो यार बहुत दिलेर इंसान थे, वो शेर आदमी थे। तो वो एहसास तो कभी हुआ नहीं। बाद में अब जाके एहसास हमें होता है कि शायद यार उस वक्त उनकी तबीयत कैसी रही होगी, अभी फील होता है ऐसा। बट शूटिंग के दौरान कोई कंप्लेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसी तरह उन्होंने काम किया। कितना आसान है कॉमेडी फिल्मों को बनाना, तब जब आपको मालूम है कि जो दर्शक आपके हैं उन्हें हंसाना बहुत मुश्किल काम है। जी 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 नहीं, बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है मैंने बहुत तरह की फ़िल्में लिखी हैं। मैंने इमोशनल फ़िल्में लिखी हैं, मैंने रोमांटिक फ़िल्म लिखी है, मैंने ड्रामा लिखी है, मैंने एक्शन फ़िल्में लिखी हैं, मैंने कॉमेडी लिखी है। आज भी अगर आप मुझे पूछें तो मुझे लगता है कि कॉमेडी फ़िल्म लिखना थोड़ा मुश्किल ज़्यादा होता है, और वो है मुश्किल। लेकिन मैंने बहुत पहले एज ए राइटर एक फ़िल्म लिखी थी। उस वक्त ये डिस्कशन बहुत होते थे। जब मैंने फ़िल्म लिखी थी आँखें, गोविंदा चंकी पांडे की, तो वहाँ पे वो एक नया लफ्ज़ मैंने सुना था कि भाई कॉमेडी फिल्मों का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, वो इससे ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकते। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था उस वक्त सुनने में कि भाई कॉमेडी फिल्मों के लिए ऐसा क्यों कहते हैं, या उसकी थोड़ी इज्जत कम भी क्यों होती है। इसलिए उसको लिखना जब इतना मुश्किल होता है, तो वो फिल्म लिखी थी हमने, और वो फिल्म 93 में रिलीज़ हुई थी, और मुझे लगता है वो इतनी बड़ी हिट हुई थी, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि जो उस फिल्म को लोगों ने प्यार दिया था। तो आज की तारीख में लगती है तो मुझे लगता है 500,000 करोड़ की फिल्म होती, वो इस लेवल पे इतनी चली थी, इतना लोगों ने पसंद किया था फिल्म को। तो उस दिन से मुझे ये समझ में आ गया था कि भाई ऐसा कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। वो कौन सा समय और दौर था जब पहली बार अनीश बाज़मी अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं और दीवारों पर शहर शहर हर जगह उनके फिल्मों के पोस्टर चस्पा हुए पड़े हों, उस पर नाम लिखा हुआ फिल्म बाय अनीश बाज़मी, कौन सा समय था ये? मुझे लगता है कि क्या फीलिंग रही थी? बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि इस नाम के लिए बहुत जद्दोजहद की है, बहुत मेहनत की है, बहुत झगड़े किए, बहुत कुछ किया है। इवन आपको बताऊं मैं कि स्वर्ग में तो मेरा नाम नहीं था, तो मैंने खुद नहीं जाके पोस्टर पे अपने नाम चिपकाए थे। उस तरह का भी माहौल देखा है मैंने। एनीवे, लेकिन मेरे ख्याल से प्यार तो होना था, वो फिल्म थी जिसमें पहली मरतबा बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ों में मेरा नाम लिखा गया था। उसके बाद फिर नो एंट्री में बहुत खूबसूरत तरीके से आया था। देन फ्रॉम वेलकम से तो बर्तलुल माशाल्लाह, गॉड इज़ काइंड। ये सेम जोक आपने कहा कि बाद में अपने पोस्टर पे नाम लिखा, जावेद साहब और सलीम साहब ने भी वहीं से मैंने इंस्पायर भी हुआ था कि ये हमारे गुरु हैं। सलीम जावेद जो हैं, आज राइटरों को जो इज़्ज़त मिली है और जो पैसा मिला है वो शायद अभी भी नहीं मिलता, या और 20-25 साल 50 साल लग जाते अगर ये सलीम जावेद नहीं होते। तो वो उनका बड़कपन है, उन्होंने अपने लिए फ़ाइट की और एक पहचान जो है राइटरों की बनाई, उनकी अहमियत पहली मरतबा महसूस हुई कि भाई राइटर क्या होते हैं। तो मैंने भी बहुत सुना ऐसा कि ऐसा उन्होंने भी किया था, तो मुझे लगता है ये मेरा हक था, और यार मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ये क्यों मेरा नाम नहीं दे रहे हैं। कितना मुश्किल होता था तब और आज भी इंडस्ट्री में मैंने सुना है बहुत सारे ऐसे कुछ करीबी मित्र भी हैं या फिर कुछ लोगों के इंटरव्यू किए हैं, तो उन्होंने बताया है ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड दोनों में कि आज भी कई सारे ऐसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं जो आपकी लेखनी का वाजिब मेहनताना देने में सकोचते हैं, अपने आप को नहीं देना पसंद करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा अनुभव रहा? होता है, बिल्कुल। मुझे लगता है किसके साथ नहीं होता। इनिशियली जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो वो एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो किसी न किसी वे में वो होता ही है। आपको अपनी अहमियत उतनी पता ही नहीं लगने देते कि भाई आपको क्या होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक पॉइंट पे समझ में आ जाए तो आई फील यू डोंट सेल योरसेल्फ चीप ना। भाई ये नहीं बनाएगा दूसरा आदमी बनाएगा फिल्म। शर्त यह है कि आप उस लेवल की कहानी लिखें, आप उस तरह के राइटर हों कि मुझे भी ज़रूरत हो उस कहानी की, आपको भी ज़रूरत हो और तीसरे आदमी को भी ज़रूरत हो, देन यू कैन आस्क मनी।
तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफा बात है, कुछ एक्सप्लोरेशन भी होता है, राइटर को शायद वो पहचान, वो पैसे नहीं दिए जाते हैं। एंड थोड़ी सी गलती ये भी है कि राइटर भी बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। भाई सलीम जावेद साहब ने जैसे लिखा है वैसे एक स्क्रिप्ट तो लिखी है, और फिर आप मांगिए पैसे, जितने मांगने हैं आपको पैसे। जैसे हिट फिल्म बनानी होगी वो ज़रूर देगा आपको पैसे। लेकिन कई अच्छे स्क्रिप्ट को उतना तरजीह नहीं मिलती है, वो अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है वो शायद समझ नहीं है लोगों की, वरना अगर अच्छी कहानी है, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए अगर कहानी आपकी अच्छी नहीं है ना, तो फिल्म का हिट होना बहुत मुश्किल है, चाहे हर चीज़ हो। ये एक वो चीज़ है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये वो चीज़ है जिस पर थोड़ा कम ध्यान है लोगों का। दैट इज़ अ ट्रेजेडी। अभी के दौर में ना, आप भी जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई अगर इस स्टार को ले लिया तो मतलब फिल्म हिट हो ही जाएगा, उसका एक नाम होता है। आप उससे थोड़ा इतर रहते हैं, आप कहते हैं कि मेरे लिए स्टोरी ही किंग है, अगर स्टोरी अच्छी रहेगी तो फिल्म के हिट होने के चांसेस देखिए हिट होने के लिए जो है ना बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहानी क्यों ज़रूरी होती है, कि बड़े से बड़े स्टार को, बड़े से बड़े एक्टर को अगर आप जाएं साइन करने के लिए कि भाई ये फिल्म करिए, तो सबसे पहला सवाल ही पूछता है, अच्छा कहानी क्या है ये बताइए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बोले कि हाँ ठीक है मैं हूँ, फिल्म चल जाएगी। ऐसा मैंने आज तक किसी एक्टर को नहीं देखा कि ठीक है मैं हूँ ना, कर लेंगे हम। नहीं, कहानी क्या है, चाहे वो बड़े से बड़ा एक्टर हो, वो ये पहले पूछ रहा है। इसका मतलब वो खुद ये बात जाहिर करती है कि कहानी कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि भाई कहानी सुने बिना लोगों ने हाँ कर दियो। हाँ, दोस्ती यारी में हाँ भी होती है, ऐसा नहीं है कि भाई चलो आपके साथ काम करेंगे, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पाता? अक्सर आपने सुना होगा कि या तो एक्टर कहता है या डायरेक्टर कहता है कि यार हमको काम तो करना है, कहानी नहीं मिल रही। तो ये कहानी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द फिल्म मेकिंग। मतलब तो अगर फिल्म अच्छी बनानी है तो उसके बिना तो कोई गुजारा नहीं है। हाँ, अच्छी बनी हुई फिल्म को आप ख़राब कर सकते हैं बनाकर, लेकिन ऐसा उल्टा नहीं हो सकता कि ख़राब कहानी को आप बहुत अच्छी फिल्म बना दें। अच्छा, किसी दौर में किसी एक फिल्म का आना, वो चाहे कॉमेडी से रिलेटेड हो या फिर किसी भी जॉनर की फिल्म हो, एक्शन हो, प्रेम से रिलेटेड हो, आप क्या ये मानते हैं कि किसी दौर में लोगों को वो फिल्में नहीं समझ में आती हैं और बहुत देर बाद जाके समझ में आती हैं कि हाँ उसके मायने हैं? जी ऐसा होता है सर। मुझे लगता है देखिए उसकी जो मिसाल है वो 2-3 फिल्में बहुत बड़ी मिसाल हैं। मुग़ल आज़म, मुग़ल आज़म 2-3 हफ्ते तक लोगों को नहीं समझ में आई थी। मुझे लगता है शोले 2 हफ्ते तक लोगों को क्या बनाई है भाई फिल्म। तो मुझे लगता है कि जब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो ना तो भी जल्दी समझ में नहीं आती, इंसान फैसला नहीं कर पाता है, इसलिए कि उसकी अपनी एक सोचने का एक वो है लेवल कि भाई यहाँ तक तो मैंने फिल्में देखी, ये क्या है यार, ये नहीं समझ में आ रही है। शायद वो बहुत अच्छी फिल्म हो इसलिए नहीं समझ में आती है। लेकिन बहुत पहले कि मुझे लगता है कि खुशनसीब लोग थे कि उन्हें 2-2 हफ्ते और 1.5 हफ्ते का मौका मिल जाता था। आज वो मौका नहीं मिलता। आज अगर फिल्म ठीक नहीं है तो 3 दिन के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कई फिल्में हैं, मुझे लगता है अपना दिलवाले दुल्हनिया या शायद प्यार, तो उनकी जो सूरज बड़िया जी पहली फिल्म थी, वो 2-3 हफ्ते के बाद थोड़ा माउथ पब्लिसिटी शुरू हुई थी। तो वो मौका अब नहीं है। तो अब वो फिल्म का बिगनिंग से अच्छा होना और समझना ज़रूरी है। और इसका रीज़न क्या समझ में आता है? मुझे लगता है कि नहीं, टेक्निकल नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन देयर कि हर हफ्ते 2 फिल्में 3 फिल्में लग रही है, लोग लाइन में हैं। तो पहले यह है कि फिल्म लगी है, अगर नहीं भी जा रही है ठीक, चलो ठीक है 2 हफ्ते चलती है, देखते हैं क्या होता है। वो अब मौका नहीं है। फिल्में बनाने का मतलब एक जो प्रोसेस है, क्योंकि भारत में लगभग 2000 फिल्में जी हर साल बनती हैं। और चुनिंदा तौर पे अगर आप देखें तो मात्र 10 से 15 फिल्मों को आप याद कर पाते हैं उसके बाद। लेकिन कंटिन्यूसली वो काम हो रहा है। ठीक है, उसका एक बेनिफिट ये भी है कि इंडस्ट्री में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, लाइटमैन है, साउंडमैन है, एडिटर है, उन सब का एक सपोर्ट सिस्टम है, उससे घर पार चल रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि सिर्फ उसके लिए फिल्में बन रही हैं या फिर उसका कोई मायने भी है समाज और सोसाइटी के प्रति? देखिए मुझे लगता है कि फिल्में जो हैं वो बेसिकली हम लोग जो प्लान करते हैं कि टू एंटरटेन द पीपल। बिकॉज आपको बताऊँ मैं कि आज अगर आप गौर से देखें तो लोग परेशान हैं, हर आदमी अपना उलझा हुआ है और हर आदमी अपनी उलझनों में है और भाग दौड़ में हो। आप अगर रास्ते पे जा रहे हैं और अगर आप गौर से देखें तो आपको बहुत कम मुस्कुराते हुए चेहरे नज़र आएंगे।
हर आदमी कुछ परेशान था ही है, और उस परेशानी को अगर हम 2-2.5 घंटे की फिल्म दिखाकर, 3 घंटे की फिल्म दिखा के दूर कर दें, लोग हंस लें, खुल के हंस लें, तो ये मुझे लगता है इससे अच्छा क्या काम है। और जो मैसेज और ये है, अगर फिल्म के कहानी में अगर आ जाता है तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है, अच्छा है आ जाए, लेकिन मैसेज नहीं भी आ रहा है अगर समझो, तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि भाई मैसेज के लिए ही फिल्म बनानी है। मुझे लगता है उनको एंटरटेन कर रहा है, यही एक बहुत बड़ा मैसेज है। और जहाँ तक मैसेज का ताल्लुक है, कितना आदमी संजीदगी से फिल्म को, उस मैसेज को समझेगा, इसलिए कि मैसेज देने के लिए तो बहुत बड़े बड़े मतलब ज्ञानी लोग आए हैं और चले गए हैं, तो जितना इंसान को समझना होता है, उसके फ़ायदे का जितना समझना है मैसेज, वो उतना मैसेज समझता है। कई लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन वो भी करते हैं वो रॉन्ग, क्योंकि वो समझ तो है लेकिन वो करना है। तो मुझे लगता है कि अगर मैसेज आपकी कहानी में आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, बट उसके लिए आप अपनी कहानी ना ख़राब करें, लोगों को एंटरटेन करें, वो भी बहुत है फिल्म के लिए। ठीक, आपकी फिल्म वेलकम 2 और नो प्रॉब्लम, मुबारका, थैंक यू, ये 4 फिल्मों को मैंने लिस्ट किया जी, ठीक लगी थी मुझे। बिल्कुल। पर अगर मैं एज अ जर्नलिस्ट और एक दर्शक के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करूं तो शायद वो जादू नहीं चल पाया, बिल्कुल। जैसा कि बाकी आपकी अन्य फिल्मों ने किया। और दूसरा, वेलकम 2 के लिए मैं अपने ही दफ्तर में कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था कि तुम्हें क्यों ख़राब लगती है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि एक तो अक्षय कुमार नहीं थे उसमें, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं दर्शक एक फिल्म को देख करके एक परसेप्शन अपना गढ़ लेता है कि हाँ, अगर अगली बार इसका सीक्वल आएगा तो हम चाहते हैं कि इनकी कहानी क्या हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हर बार वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को इसका काट निकालने में आपका क्या क्या योगदान, कोशिश रहती है? मुझे बताओ, मैं आपको बताऊं कि क्या है कि जो फिल्में हैं वो आप बनाते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है कि आपने एक फिल्म कंप्लीट कर दी विद सो मच ऑफ प्रॉब्लम, सारे एक्टर्स और कैसे कैसे आपने कंप्लीट कर दी, और अगर फिल्म चल गई है तो इट इज़ अ मिरेकल। आपने जो अच्छी फिल्म बना दी है तो इट इज़ नॉट लेस देन मिरेकल कि आपने कोई करिश्मा कर दिया है। तो वो आप कोशिश ज़रूर करते हैं, कई मरतबा आप अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं, कई मरतबा नहीं होते हैं। तो जैसे अभी विराट कोहली हों या सचिन तेंदुलकर हों, अगर वो कम रन में आउट हो जाए तो ये नहीं कि उन्हें काम, मतलब उन्हें खेलना नहीं आता है, लेकिन वो एक लॉ ऑफ एवरेज भी है कि कभी आप जो सोचते हैं जहन में वो हर चीज़ सही होती जाती है और आप बनाते हैं, कई मरतबा वो चीज़ नहीं हो पाती। लेकिन उसमें से 1-2 फिल्में वो हैं जो पर्सनल लेवल पर लोगों को बहुत पसंद भी आई है, लेकिन किसी वजह से कभी कोई रिलीज़ का टाइम ठीक नहीं होता, कभी किसी का स्टार पावर वो नहीं रहता, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो किसी पिक्चर को एनालाइज करना कि भाई ये उतना जादू क्यों नहीं कर पाई, वो अपने आप में एक कहानी लिखने के बराबर है और समझना बराबर है कि भाई वो आप एग्जैक्ट रीज़न जो है वो बहुत मुश्किल होगा आपको समझना कि क्या वजह थी। समकालीन जब आपने वो सारी फिल्में कॉमेडी की बनाई है, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी फिल्में भी आ रही हैं जिसके बारे में फिर से हमारे यहाँ के दर्शकों ने भी कहा कि पूछना है। खेल खेल में एक फिल्म आई जी, बैड न्यूज़ आई, क्रू आई, ये सब कॉमेडी जोनर में ही थी लेकिन उस तरीके का कमाल नहीं कर पाई। ठीक है, लेकिन आप ये भी तय करते हैं कि जब आपने वेलकम जैसी फिल्में देखी हैं और उसके बाद ऐसी फिल्में जब आती हैं तो एक दर्शक के रूप में आप ये भी सोचते हैं कि यार जो वो है ना, ये लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं, जो बाजमी साहब ने बनाया वो ये क्यों नहीं बना पा रहे हैं, रीज़न क्या है? आप इन फिल्मों को कैसे देखते हैं और नंबर क्या देंगे? वैसे पूछना नहीं चाहिए मुझे, नहीं, क्यों नहीं पूछना चाहिए। इत्तेफाक से मैं एक फिल्म बना रहा हूँ अभी, क्योंकि आजकल आप देखते तो होंगे बहुत सारी कॉमेडी फिल्में आ रही हैं। एक डायरेक्टर के रूप में आपका एक मन का कसक होता होगा कि यार ये क्या ही बना दिया। देखिए क्या है कि मैं ये फिल्म जो बना रहा हूँ ना, भूल भुलैया 3, तो मैं ये पिछले 1 साल इतना बिजी रहा कि मतलब ये मेरी बदकिस्मती कहिए, मैं ये फिल्में देख नहीं पाया। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं, देखिए उनकी कोशिश, हर इंसान एक कोशिश करता है कि मेरी फिल्म बहुत लाजवाब हो और बहुत चले। तो आई एम वेरी श्योर कि ये सारे लोगों ने बहुत मेहनत की होगी और बहुत कोशिश की होगी।
जैसे मैंने आपको कहा कई मरतबा वो चीज़ नहीं हो पाती। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, ये बिजनेस ही ऐसा है कि भाई हर बार आप एक सुपर हिट फिल्म नहीं बना सकते, लेकिन आपकी कोशिश हमेशा वो होती है। हाँ, एक एवरेज ज़रूर होता है कि अगर आप अपना क्राफ्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो वो जो हिट्स का सिलसिला है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, बीच बीच में कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो वो कोशिश जो है मुझे लगता है वो तो हर इंसान करता है और वो करनी चाहिए और स्क्रिप्ट पे ध्यान देना चाहिए। भूल भुलैया 2 कार्तिक आर्यन साहब को आप लेके आए और मोंजुलिका के रूप में आपने तब्बू जी को आपने लाया, लेकिन अब तीसरे में ट्रेलर में दिखाई दे रहा है कि विद्या जी वापस आ रही हैं। अक्षय को क्यों नहीं वापस लाया आप? अरे पब्लिक डिमांड सवाल है। अक्षय जी सच अ ब्रिलियंट एक्टर एंड इज अ कंप्लीट स्टार। वो एक्शन करते हैं, वो कॉमेडी करते हैं, वो इमोशनल करते हैं, वो सब कुछ। बट वही है मामला कि कैसे कहाँ क्या जगह है जहाँ, क्योंकि अक्षय जी को आप ऐसा कुछ भी नहीं, उनके लिए एक पूरा लिखना होगा आपको। इतने बड़े एक्टर हैं वो कि उनको आप उनका इंसाफ उनके साथ होना चाहिए कि यार इतने बड़े एक्टर है और इतना बड़ा कैरेक्टर है और इतना बड़ा रोल है। तो वो इत्तेफाक से ऐसा कुछ हुआ नहीं, वरना हमेशा एक किसकी मतलब कौन नहीं चाहेगा अक्षय जी के साथ काम करना। मैंने तो बहुत फिल्में बनाई उनके साथ और मेरा उनके साथ जितना दोस्ताना माहौल है और जितना मज़ा आता है मुझे उनके साथ, और इतना मोहब्बत करते हैं मेरे से, वो इतना प्यार करते हैं, बीच में हम मिलते रहते हैं। तो वो भी चाहते हैं मेरे से फिल्म करें, मैं भी यही चाहता हूँ। तो अल्लाह से अगर बहुत जल्दी कुछ अच्छी कहानी मिली तो आपको न्यूज़ दूंगा मैं कि भाई मैं अक्षय जी के साथ बना रहा हूँ एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। एक बात बताइए कि जब आपके इतने अच्छे मित्र हैं और आप अगर उनके करियर ग्राफ को देखें तो ठीक है, पैसा तो आप कमा ही रहे हैं, लेकिन आप कंटिन्यूसली फ्लॉप फिल्में निकाल रहे हैं। साल में 4-5 फिल्में करें या फिर ठीक है, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फिल्में करते हैं, कितनी फिल्में बनाते हैं। पर सवाल यहाँ पे आती है कि ऐसी फिल्मों का चुनाव ही क्यों जो आपके करियर में फ्लॉप की लिस्ट में आ रही हैं और बैक टू बैक आ रही हैं? कभी सुझाव दिया आपने कि यार अक्षय चुन लो? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए मैं बताऊं कि जानबूझ के तो कोई भी ये फैसला नहीं करता कि मुझे ऐसी फिल्में ढूंढनी है कि मुझे फ्लॉप होना है। अच्छी फिल्में सोचते हैं कि यही आदमी इंसान करता है, कभी कभी वो उस उम्मीद तक नहीं हो पाती, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और जहाँ तक सुझाव का ताल्लुक है, देखिए आपको बताऊं, उनको भी ये पता है और मुझे भी पता है और पूरी इंडस्ट्री को भी पता है कि मैं जो है इतने कमर्शियल और इतने अच्छे सुझाव मैं दे नहीं सकता हूँ। मैं हूँ सिंपल सीधा एक राइटर आदमी, मैं कहानी लिख सकता हूँ, उसके अलावा मेरी जो नॉलेज है वो बहुत बड़ा ज़ीरो है। मुझे कुछ मतलब बिज़नेस का इसका मुझे कुछ समझ में आता नहीं है और मैं समझना चाहता नहीं हूँ। मैं अपने आप को करप्ट नहीं करना चाहता हूँ कि पंजाब में ऐसा चीज़ चलता है, यहाँ ऐसा चलता है, मुझे ये डालना है, मुझे वो डालना है। आई डोंट वांट टू करप्ट माई सेल्फ। इसलिए मेरा जो इनोसेंस है, लोग कहते हैं कि उसको कि भाई आपका इग्नोरेंस है, आपको मालूम ही कुछ नहीं है, तो वो जो नहीं मालूम है उसमें आई एम वेरी हैप्पी। ठीक, मैंने सुना कि भूल भुलैया की शूट के दौरान आपका पैर फ्रैक्चर था। जी 2 में या 3 में? नहीं 3 में। 3 की शूटिंग शुरू होने वाली थी और हफ्ते 10 दिन पहले मैं रेकी पे था कलकत्ता में और ये फ्रैक्चर हो गया एंड इट वाज अ सीरियस फ्रैक्चर। सो डॉक्टर लोगों ने कहा भाई कि इमीडिएटली सर्जरी करवानी पड़ेगी बिकॉज मेरे पैर में जो है 3 बोन्स टूटी थी। तो और ये कैसे हुआ था? वो अपना पैर जो है ऐसा मुड़ गया और वो पूरा मेरा जो वजन है उसी पैर पे था तो पूरा टूट गया एंड उसी के साथ मैं गिर गया, बेहोश हो गया, वो सब हुआ। तो फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो वो ऑपरेशन करवाना था, सर्जरी करवानी थी। सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कहा कि एटलीस्ट 6 महीना आपको बिल्कुल हिलना नहीं है, लेकिन पता है कि आपको बहुत जोश है तो हम आपको बोल रहे हैं 4 महीना, लेकिन 4 महीने से पहले आप कहीं उठना बैठना नहीं। लेकिन ये फिल्म की तैयारियां हो चुकी थी, सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे और मुझे लगा कि नहीं यार ये एक्साइटमेंट है, मैं भी खुश था, सारे लोग खुश हैं और मेरे सिर्फ इस एक वजह से फिल्म मेरी आगे चले जाए तो मुझे कुछ अजीब सा बेचैनी थी। तो मैंने, हालांकि जो प्रोड्यूसर है ये सच ए लवली पर्सन हमारे, क्योंकि आपकी फिल्मों के BTS जब वीडियोस डलते हैं यूट्यूब पे तो वही दिखता है कि आधे टाइम सबसे ज़्यादा एनर्जी में आप घूम रहे हो। जी। तो भूषण जी ने भी जो है वो बोला कि नहीं अगर आगे करनी है पिक्चर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्तिक भी बेचारा आ गया, उन्होंने भी बहुत वरीड था वो कि नहीं तो बहुत हालत ख़राब है, बट आई सेड नहीं, मुझे लगता है मैं मैनेज कर लूँगा। और मुझे लगता था कि अगर मैं घर पे रहता तो और शायद बीमार हो जाता। ये फिल्म की खुशी थी, बन रही थी तो मुझे उतना एहसास नहीं हुआ। बट यस, व्हीलचेयर पे था मैं, तो आधी फिल्म व्हीलचेयर पे की मैंने। उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे आया क्लचेस पे, तो फिर वो मजाक मस्ती भी चलने लगी। मेरे ही डायलॉग मुझे लोग मार रहे थे। कौन से?
एक टांग नकली है मेरी, हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था मैं, ऐसा सब चल रहा था। बट उसके बाद लास्ट में जाकर वो क्लेचेस भी छोड़े और मेरे पैरों पे आया हूँ। तो अब ये कह सकते हैं कि इस पिक्चरों पे मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ। आपकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है, आपको मालूम? नहीं, मुझे नहीं पता, बस मैं बोलता हूँ। आप बहुत सारी फिल्मों के, डॉक्यूमेंट्रीज़ के वॉइस ओवर में आवाज़ दे सकते हैं, ये मुझे महसूस हो रहा है। मैं जब सुन रहा था आपके पुराने इंटरव्यूज, एक तो मुझे लगता है कि आप बहुत कम मीडिया को से मतलब जी, हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिखाई नहीं देते हैं। खैर, तो क्या इस बार इस फिल्म में मतलब बेसिकली बदलाव क्या क्या होने वाले हैं? मैं कहीं से मुझे इनपुट मिल रहा था कि जो हमेशा से मंजुलिका का एक प्रस्तावित और फेवरेट गाना था अमीजे तोमा चिन चिन, शायद उसमें भी कुछ बदलाव का आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, वो और दूसरा गाना आपका अपना तेरी आंखें, वो दोनों गाने हैं। हाँ, उसका रूप अलग है, उसका रंग अलग है, उसका पिक्चराइजेशन अलग है, वो अलग लोगों पे किया गया है। तो ये बिल्कुल सरप्राइज है जो 1 नवंबर को पता लगेगा। बट हाँ, कुछ तो बताइए थोड़ा थोड़ा। ये है कि फिल्म जो है वो सेकेंड अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे लगता है कि फिल्म आपको अच्छी लगेगी। बेहतरीन रही, इसलिए कि हाँ, इससे बेहतर फिल्म बनाने की कोशिश की है और कई हद तक मुझे लगता है उस कोशिश में हम कामयाब रहे हैं कि ये दिखने में भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी पिक्चर है। इसके अंदर हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, एक बड़ी अजीब सी कहानी भी है, बहुत इरीनेस भी है फिल्म के अंदर, एक अजीब माहौल है। और जैसे उसमें जो हवेली थी वो हवेली थी, इसमें हवेली नहीं है, महल है। तो हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई है। गाने बहुत अच्छे हैं, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, स्क्रीन पे बहुत अच्छा है। कई मरतबा मतलब आई थिंक ऑडियंस विल बी शॉक्ड, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि ये क्या देखने जा रहे हैं हम। और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत अच्छी लगनी चाहिए। उसमें हीरोइन का पता नहीं चला, दूसरी हीरोइन कौन है? तृप्ति डिमरी है। अच्छा, तृप्ति डिमरी है, ओके। एक चीज़ और मुझे बताइए कि हॉरर कॉमेडी को बनाना, लिखना और एक सिंपल कॉमेडी को बनाना, कितना डिफरेंस आ जाता है? मुश्किल काम है। इसलिए क्या है कि देखिए, आपके हॉरर जो है ना, वो मैंने कई फिल्में देखी। जब पहले ही मैं बना रहा था भूल-भुलैया 2, तो मैंने कई हॉरर फिल्में देखी जो मुझे बहुत पसंद आई और बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों ने बनाई। लेकिन मैं उस तरह की हॉरर नहीं बनाना चाह रहा था, क्योंकि मेरा एक मानना है कि मैं जो फिल्में बनाता हूँ मैं फैमिली के लिए बनाता हूँ, फैमिली ऑडियंस। अब उतनी अगर हॉरर बनाऊँ तो बच्चे तो नहीं देख पाएंगे फिल्म। तो मेरा तो ये था कि मुझे हॉरर भी बनानी है लेकिन बच्चों को दिखानी है। तो ये कैसा हॉरर है? तो एक बिल्कुल तराजू लेके मैं बैठा था कि भाई ये हॉरर इतना ही होगा कि बच्चे जो है वो कंबल यहीं तक ले जाए और देखते रहें, यहाँ तक कंबल नहीं जाना चाहिए। तो वो एक प्लान करके शूट की थी पिक्चर, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो हमारी प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल हुई थी। इसलिए उस फिल्म को बच्चों ने बहुत पसंद किया। तो उतना ही डर करना था। बिजनेस के लिहाज से ये कितना बेहतरीन होता है? क्योंकि अभी हाल ही में हॉरर कॉमेडी में स्त्री 2 भी आई, उसने अप्रॉक्स वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ज़्यादा का। बहुत। तो आप जब ये सब फिल्में बना रहे होते हैं तो साथ में एक बिजनेस का भी तो पैरामीटर चल ही रहा होता है। बिल्कुल चलता है, वो ध्यान में रखना ही चाहिए। व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी, तो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये जो स्पेंड कर रही है वापस आएगा कहाँ से और कितना आएगा। तो वो तो होना ही चाहिए कैलकुलेशन, क्योंकि लास्ट में जो भी आर्ट है अपनी जगह है, बट वी आर मतलब डूइंग कमर्शियल थिंग। तो वो कमर्शियल एस्पेक्ट्स तो समझ में आने ही चाहिए कि भाई हमने ये किया और ये उम्मीद तो इतनी होनी ही चाहिए। तो वो तो है ही ज़हन में। मुझे लगता है बहुत बड़ी हिट हुई है और इस तरह की फिल्म जो होती है जिसके अंदर पूरी फैमिली देख सके, मस्ती भी हो, कॉमेडी भी हो, भूतियापन भी हो, बच्चे भी देखें, यंग्स भी देखें, तो वो बहुत बड़ी हिट हो सकती है पिक्चर। ठीक। अभी हाल के समय में बहुत सारी फिल्मों का रिलीज़ का एक शुरू हुआ है जिसमें बहुत सारे पुराने डायरेक्टर बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों को लेकर के आ रहे हैं। आप एज ए डायरेक्टर किन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और ख़ासकर अपनी कौन सी ऐसी फिल्म है जिसे आप चाहें तो रिलीज़ करें? मेरी बहुत सारी फिल्में हैं। मुझे लगता है कि एक तो मेरी जो बनाई है मैंने अपना वेलकम, एक अपना नो एंट्री, उसके अलावा रेडी, उसके अलावा प्रतिबंध, उसके अलावा प्यार तो होना ही था, उसके अलावा एज ए राइटर बहुत फिल्में लिखी, स्वर्ग, शोला और शबनम, आँखें, सिर्फ तुम, आँखें गोविंदा चंगी पांडे, लाडला, मुझसे शादी करोगी, गोपी किशन, दीवाना मस्ताना, आई डोंट रिमेंबर कितनी फिल्में लिखी हैं मैंने, कितनी।
तो वो बहुत सारी फिल्में हैं और बहुत सारी इस तरह की फिल्में हैं जो लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, लोग बना अपनी फिल्में लगा रहे हैं और अपने सब चल रही हैं, अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है ये। एक बात बताइए जी। एक किस्सा और भी था अभी हाल फिलहाल में, किसी तो वेबसाइट पे मैंने पढ़ा कि सलमान खान साहब बहुत मानते हैं आपको, आपके और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, बेटे के लिए क्रिकेटर टीम बुला ली थी, मानते क्या मतलब मसला था? नहीं, वो प्यार है उनका। सलमान भाई जो हैं, अगर आपको प्यार करते हैं तो बहुत प्यार करते हैं। मैंने बहुत कम इंसान देखे हैं जो इतनी मोहब्बत दे सकते हैं। तो मेरा जो बेटा है और वो बहुत क्रिकेट का फ़ैन था, तो बार बार मुझे आके डिस्टर्ब कर रहा था मेरे कान में, पापा। तो भाई ने पूछा मुझे क्या हो गया, मैंने बोला कुछ नहीं भाई, ये पागल हो चुका है, इसको बोल रहा हूँ मैं सोने के लिए। तो बोले इधर आ फैज़ान, क्या हुआ? तो वो बोलने लगे अंकल वो अपना शोएब अख्तर आए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। मैंने बोला भाई छोड़ो ना, अरे नहीं, बच्चे का दिल है। तो उन्होंने फ़ोन करके कई लोगों को बुला लिया और फिर वो क्रिकेट खेले रात के 2 बजे। तो ये जो है भाई कर सकते हैं, ये भाई का जो दिल है वो, मतलब मैं तो उनको बोलता हूँ, उनका नाम सलमान भाई है, सलमान खान है, वो एक्चुअली है दिलदार खान। वो मतलब आपको कभी भी, और बच्चों से उनका ख़ास प्यार है, आई डोंट नो। तो जब मैंने उनको बच्चों के पास देखा, क्योंकि वो मासूमियत जो इनकी है वो बिल्कुल, अगर आज भी आप सलमान भाई के चेहरे को गौर से देखेंगे जब वो मुस्कुराते हैं तो एक अजीब मासूमियत है, बच्चे वाली मासूमियत है उनमें। वो बहुत ही कमाल इंसान है। तो वो जो कभी कभी करते हैं वो मतलब कोई दूसरा इंसान कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। होता है कि जब आप किसी पहली बार डायरेक्शन में उतर रहे हैं, किसी एक अच्छे बेहतर एक्टर के साथ आप आते हैं काम करने के लिए, और वो फिल्म जब फ्लॉप हो जाती है तो अमूमन ऐसा होता है कि वो एक्टर दोबारा आपके साथ काम करने के लिए राजी नहीं होता है। इसके लिए आप हमेशा अजय देवगन को शुक्रिया अदा भी करते हैं। क्या दोबारा आपको मनाना पड़ा था या फिर आपके लिहाज से? नहीं, मुझे चौंकाया था अजय ने, मुझे दोनों मेरे से चौंकाया। जब पहली फिल्म के लिए भी मेरे प्रोड्यूसर्स ने उनको अप्रोच किया, हालांकि मैंने कई एक्टर्स के लिए फिल्में लिखी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अजय के लिए कोई फिल्म उस वक्त तक लिखी नहीं थी और उसके बाद में लिखी। तो जब प्रोड्यूसर्स ने जाके उनको अप्रोच किया और कहा कि अनीस डायरेक्ट करेगा, तो इमीडिएटली तो मैं बोला अरे इन्होंने तो यार कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं है, एंड अजय देवगन काफ़ी बड़े एक्टर है, तो चलो मैं ठीक है। तो वो हो गया था। पर तब तक तो 5 साल ही हुआ था वहाँ पे, तब तक वो बन गए थे काफी। हाँ बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। वो दौर हम लोगों को नहीं पता है। आप उनका एक अच्छा नाम हो चुका था, बढ़िया नाम हो चुका था। एंड तो फिर उसके बाद जो है जब दूसरी फिल्म मैंने बनाई, प्यार तो नहीं था, तो मुझे भी डाउट नहीं हुआ ऐसा कि यार वो शायद नहीं करेंगे। मैंने बोला नहीं, उनके लिए सोचिए, मैं उनको बताता हूँ। और मैंने फ़ोन लगाया, इमीडिएटली जाके बैठे हम, और उसी दिन मतलब मैंने कुछ 12 बजे को नरेशन दिया होगा, 2 बजे फाइनल हो गया, भेजे शुरू कर दिया अगले हफ्ते। ही वॉज सो एक्साइटेड। एंड फिर मैंने बाद में उनसे पूछा, मैंने बोला भाई आपको यार जहन में कभी भी एक बार नहीं आया? बोले नहीं, पहली पिक्चर आपकी भले नहीं चली यार, वो पहली पिक्चर जब कर रहा था ना, तो एक बात का तो मुझे समझ में आ गया था कि नहीं तो यहाँ काम आता है यार, जिस आदमी को काम आता है वो ठीक है 19 होगा 20 होगा कुछ हो जाएगा, लेकिन मज़ा तो आएगा काम करने में, फिल्म तो बनेगी फिर। तो वो एक आप कह सकते हैं कि वो मतलब उस इंसान को वो एक समझ भी बोलिए आप, या बोलिए विश्वास और एक परख, जो भी आप, तो ये था उसके अंदर कि वो ऑलवेज ही वाज कॉन्फिडेंट अबाउट मी। ओटीटी का स्पेस आने के बाद जी, नए डायरेक्टर्स, नए एक्टर्स, नए प्रोड्यूसर, सबके लिए एक बड़ा इजी एक्सेस हो गया और काफ़ी अच्छी अच्छी वेब सीरीज़, फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, बन रही हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के खैर एक कंट्रोवर्सी भी हो जाती है कि किसी तरह का फ़िल्टर नहीं है, और क्या आम पब्लिक के ऊपर उसका क्या असर होगा, क्या नहीं होगा। मैं आपसे एज अ डायरेक्टर ये समझना चाहता हूँ कि आपके लिए ओटीटी का आना कितना फ़ायदेमंद साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैंडेमिक में तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ओटीटी नहीं होता तो मैं सर्वाइव ही कैसे करता, इसलिए कि हर जगह थिएटर भी बंद थे, हर जगह बंद था। मैं वो इंसान हूँ जो फिल्में देखने के बिना रह ही नहीं सकता हूँ। तो वो उस ज़माने में जितना मैंने ओटीटी देखा है, मैंने सारे सीरियल्स देख लिए, मैंने सारे वेब्स देख लिए, एंड आई वाज सो हैप्पी कि यार कितना अच्छा ये लोग काम भी कर रहे हैं। तो मुझे वो समझने में भी बहुत मौका मिला। उसके बाद जो आदत पड़ी है वो आज तक चल रही है कि कभी कभी मैं देखता रहता हूँ जब जब मौका मिलता है। मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड काफ़ी लोगों को काम मिला है।
काफ़ी लोगों की पहचान बनी है, काफ़ी लोगों ने बड़ा प्यारा काम किया है। तो ये अपने आप में जो चीज़ है ये है, और ये एक तरक्की है। तरक्की को आप रोक नहीं सकते, बुलंदी को आप रोक नहीं सकते, वो तरक्की है। तो आप ये मत समझिए कि भाई ये हमारे कंपटीशन में नहीं, ये एक अलग है, ये अलग है, हम साथ चल रहे हैं। जो मज़ा बड़े स्क्रीन का है उसका मुकाबला ही नहीं है। इसलिए कि जब आप ऑडियंस के साथ बैठ के, लोगों के साथ गैदर होकर जब फिल्म देखते हैं, उसका जो मज़ा है, आपके हाथ में कुछ नहीं कंट्रोल किया, आपने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, आपने बैक कर दिया, आपने रोक दिया, तो वो फिल्म का जो मज़ा होता है, वो जो अंधेरा होता है, पर्दा हटता है, और तो वो एक जादू है। हाँ। तो ये जादू जो है वो बड़े स्क्रीन का, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बड़े स्क्रीन पे फिल्म बनाने का। लेकिन मुझे अगर मौका मिला तो मैं OTT भी बनाऊंगा, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत कमाल कंटेंट बन रहा है, एंड कुछ अलग किस्म की चीज़ें शायद जो मैं फिल्मों में नहीं बना पा रहा हूँ, वो मैं उसमें कर सकता हूँ। कुछ सोचा है आपने? मैं अभी तक कुछ कर रहा हूँ कि मैं कुछ OTT में कुछ बहुत बड़ा बनाना चाह रहा हूँ। हाँ। कि हाँ लगे कि यार ये कुछ आई है चीज़, तो मैं वो ऐसा सिंपल सीधा कुछ करना नहीं है, मुझे कुछ अच्छा करना है, और वो जब मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो मुझे OTT से मतलब कोई वो नहीं है, मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। पेंडेमिक की आपने बात की, पेंडेमिक में लोगों ने सही मायनों में हर तरह के प्लेटफॉर्म को खंगाला, हर तरह की कहानियाँ उन्होंने देखी, फिल्म के लोगों रूप को में आदत भी पड़ी उसकी वजह से, आदत पड़ी जी, और एक इंटरेस्ट बेहतर डेवलप हुआ अच्छी फिल्में देखने का, स्टोरी की समझ भी बढ़ी। आप ये मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। इसलिए कि लोगों ने इतना देखा, और उसके अलावा सिर्फ यहाँ की नहीं, बिकॉज ऑफ दिस OTT ना, एक आम आदमी ने वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू कर दिया। हाँ, आप समझ रहे हैं? खूबसूरत वो बात कोरियन वेब सीरीज़ देख रहा है, वो इंग्लिश वेब सीरीज़ देख रहा है, वो ऑस्ट्रेलियन वेब सीरीज़ देख रहा है, वो जर्मनी क्या नहीं देख रहा है वो। तो वैसे वैसे उनका जो है वो स्टैंडर्ड पूरा अलग होता गया, उनकी थिंकिंग बड़ी होती गई, अब उनको सब समझ में आने और लग गया। तो इसीलिए जो बीच में फिल्में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चली, उसका रीज़न भी वही था कि एक तो पैंडेमिक था, वो रीज़न है, और दूसरा ये है कि अब उस तरह की सिर्फ फिल्म बनाना, वो शायद लोग अब ये थोड़ा और मैच्योर हो चुके हैं। हाँ। आप जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा समझदार हो चुकी है ऑडियंस। एक सवाल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहद ज़हीन उसका उत्तर देंगे और अवॉइड नहीं करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और सवाल है कि महिलाओं का आपके जीवन में कितना बड़ा योगदान है, कितना आप सम्मान करते हैं? माँ से लेकर के पत्नी तक, बेटी है आपकी, बिल्कुल, तो माँ से लेके पत्नी तक, बेटी तक, और जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं अब तक आपने सैकड़ों महिलाओं के साथ सामने से काम किया होगा, उनके बारे में अपने अनुभव बताइए। कि आज मैं जो भी हूँ मेरी मम्मी की वजह से, मेरी माँ की वजह से। मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं लिखने बैठता था, तो मेरे पास एक बड़ा छोटा सा घर था, उसकी छोटी सी बैल्कनी थी, वहाँ मैं बैठता था, और एक ही रूम था जिसमें मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई ब्रदर 8 लोग सो रहे हैं, मैं बाहर बैठ के लिख रहा हूँ एक छोटा सा बल्ब लगा कर। लेकिन वो पूरी रात में लिखता था। लेकिन जब भी मैंने ऐसे टर्न करके देखा है तो चाय गर्म होती थी, एंड मैं ऐसे देखता था मेरी माँ तो सोई हुई है, तो वो कब उठती थी, कब वो देखती थी कि चाय इसने पी नहीं है, ठंडी हो गई है तो कब गर्म करनी है, कब देखती थी कि वो ख़त्म हो चुकी है तो नहीं बना के रखनी है इससे पहले कि मैं मांगूं। तो मेरी माँ के जो सेक्रीफाइसेस हैं वो इस लेवल पर है, और मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक वक्त था कि दुनिया की जो सबसे अच्छा खाना बनाती है, पूरे वर्ल्ड की जो सबसे अच्छी शेफ़ थी, वो मेरी मम्मी थी। सबसे अच्छी फिलॉसफर मेरी मम्मी थी, हालांकि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके साथ मैं फिल्म जब देखता था तो मुझे फिल्मों के बारे में बेसिक समझ शुरू हुई। एक ऑडियंस की नब्ज़ जो है, मेरी मम्मी को जल्दी समझ में नहीं आता था, बोलता है अरे ये कैसे हो गया। अभी जब वो कैमरा आया था जिसे हम कहते हैं अपना जिमी चीप, तो उसमें कैमरा ऊपर लगा के ऐसे घुमाते हैं, तो कई पिक्चरों में तो मेरी माँ कहती अरे पूरी दुनिया घूम क्यों रही है इस पिक्चर में। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, बहुत ज़्यादा कैमरा घुमाने की ज़रूरत नहीं है ऑडियंस के लिए। तो कई सवाल वो जब ऐसे करती थी तो उससे मेरी समझ बढ़ने लगी। उसके बाद जब उनके रिएक्शंस आते थे, तो जब जैसे वो गब्बर सिंह ने हाथ काटे तो मेरी माँ ने कहा अरे बेचारा ये क्या करे। तो वो जो रिएक्शंस है वो मेरी ज़िंदगी के, मुझे लगता है आज फिल्मों का जो छोटी मोटी थोड़ी समझ है, मुझे वो राज साहब के साथ काम करने से, बड़े बड़े डायरेक्टरों की फिल्में देखने से
बहुत बेशुमार किताबें पढ़ने थे, और साथ में मेरी मम्मी की जो मैंने फिल्म देखी है उसकी वजह से। तो मेरे लिए मेरी माँ बहुत। उसके बाद जो मेरी शादी हुई, मेरी जो वाइफ हैं, तो शरीक हयात मेरी जो हैं, तो वो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज इस तरह नहीं होता। इसलिए कि मैं जितना लापरवाह इंसान हूँ, जितना बेफिक्र इंसान हूँ, और मैं अपने कामों में जिस तरह लगा रहता हूँ, तो मुझे लगता है पता नहीं मैं क्या करता। तो मेरी वाइफ ने पूरा मतलब मेरे सर से बोझ, आज तक मुझे इतनी टेंशन नहीं दी। उसको एक एहसास है कि नहीं, ये आदमी क्रिएटिव आदमी है, इसकी क्रिएशन में कहीं मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। मेरी जो बेटियां हैं, दे लव मी लाइक एनीथिंग एंड आई लव देम ऑल। तो मेरे लिए जो औरतें हैं वो बहुत हमेशा मेरे मतलब शील्ड बन के मेरे साथ रही है, बजाय मैं उनका ध्यान रखूं, उन्होंने मेरा हमेशा ध्यान रखा है। और जब मैंने फिल्में भी की तो बहुत जो है औरतों के साथ मेरी शूटिंग रही है, और मैं उनके साथ काम किया हूँ। मेरे इतने खुशगवार माहौल रहे हैं, मतलब मुझे आधे से ज़्यादा जो लड़कियाँ हैं वो तो अनीस भाई कहती हैं, एंड वो आकर अनीस भाई ऐसे गले लगती हैं मुझसे, उनको कुछ हिचक विचक नहीं है। तो वो बहुत लड़कियां, अनगिनत लड़कियां हैं। कई लोग जो हैं वो, कई लड़कियां जो हैं वो मुझे भले सर कहती हैं, लेकिन जिस रिस्पेक्ट से देखती हैं वो लगता है उनको कि देख के एक फादर फिगर को देख रही हैं। तो अभी जैसे मैं एक फिल्म बीच में कर रहा था, उसके अंदर तो कोई 20-25 लड़कियाँ थी। तो मेरा हमेशा बहुत अच्छा माहौल रहा है अपने लड़कियों के साथ। एंड चूँकि मेरी 3 बेटियाँ हैं, जब मैं फिल्में बनाने के टाइम इस बात का एहसास रखता हूँ कि यार मुझे ऐसे कोई चीप डायलॉग नहीं बोलना है जैसे मैं मेरी बेटियों के साथ नहीं, तो मुझे वो रिस्पेक्ट तो हमेशा से है। एंड मैंने बहुत औरतों के साथ काम किया है, एंड मेरे दिल में, मतलब अंदर से, मेरे दिल से उनके लिए बहुत इज्जत है। मैं मस्ती मस्ती में सबको कहता भी हूँ, हमारे अभी शूटिंग में भी, कि यार लड़कियाँ जितना अच्छा काम करती है लड़के क्यों नहीं कर पाते, विच इज़ एक्चुअली अ फैक्ट, क्योंकि उनका जो एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल है ना वो अलग लेवल का है। ठीक, इसी पे अब वो सवाल जिसके लिए मैंने एक सवाल पहले दिया था कि अभी हाल ही में साउथ में एक हेमा कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई। साउथ के बहुत सारे बड़े कलाकारों के ऊपर महिलाओं के प्रति यौन हिंसा का आरोप लगा। मुझे मालूम है कि आप न्यूज़ वगैरह को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन शोषण जो है इंडस्ट्री में ये एक आम बात है, वो चाहे साउथ की हो चाहे बॉलीवुड का भी हो। इन सब परिस्थितियों को लेकर के आपके अपने क्या विचार होते हैं? नहीं, मुझे लगता है दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर ऐसा होता है और हुआ है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि कोई भी इन्वायरमेंट जहाँ लड़की अपने आप को सेफ फील ना करे, आई थिंक वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना ही अपने आप में बहुत ख़राब बात है। तो मैं तो इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है कि यार एक वो मोहब्बत, एक प्यार, वो एक इज़्ज़त जो उनको मिलनी चाहिए वो हमेशा मिलनी चाहिए, और उसी लिहाज से काम होना चाहिए। अब भारतीय फिल्म उद्योग में महिलाओं के लिए, नई महिलाओं के लिए जो एक एक्सेस है, उस रास्ते को मतलब आप सुझाव क्या देंगे कि कैसे बननी चाहिए? क्योंकि वो नेपोटिज्म के मैं सवाल नहीं करना चाहता, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है अमूमन, पर मेरा ये सवाल है कि जो नए लोग आते हैं उस व्यवसाय में खुद को शामिल करने के लिए, आप जैसे गुजरात से चल के आए, कई लोग बिहार से आता है, यूपी से आता है, छोटे छोटे जिलों से आता है बड़े सपने लेकर के, और उन्हें कई बार वो मौके नहीं मिलते हैं तमाम टैलेंट होने के बाद भी। क्या आप ये समझते हैं कि उनको और एक एक्सेस होना चाहिए, और उसके लिए क्या कुछ हो सकते हैं सुझाव? मुझे पर्सनली लगता है कि जो भी इंसान बड़े सपने लेके आता है वो अपने आप से पहले एक सवाल ज़रूर पूछे, क्या मैं इस लायक हूँ? और अगर उसका जवाब है कि हाँ, क्या मैं ये जो काम करना चाहता हूँ इसके बिना जी सकता हूँ, और उसका जवाब आता है कि जी सकते हो, तो कुछ और भी काम कर लो। लेकिन अगर लगता है नहीं यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा पैशन है, यही मेरा जुनून है, यही मेरा शौक़ है, तो फिर देखिए जो बीज होता है उसको जब ज़मीन में डालते हैं उसे फूट कर दरख्त बनने में कोई रोक नहीं सकता। तो ये मेरा मानना है कि जो नेचर है वो नेचर ही आपको सारी सुविधाएँ देगा, अगर आप उस लायक हैं, और उस लायक नहीं तो उस लायक बनने की सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। ईमानदारी से कह रहे हैं इंटरव्यू अच्छा लगा? कसम से मज़ा आया, बहुत फ्रैंकली बहुत अच्छी तरह से बातें की आपने, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा इंटरव्यू आपको, बस ये बताएं। जी नमस्कार दोस्तों, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मुझे आज
सर के साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने जिस तरह सवाल किए मुझे ये लगा ही नहीं कि ये अनिल चल सर रहा है। अनिल जी जो हैं जिस तरह सवाल कर रहे थे मुझे ये लगा ही नहीं कि वो सवाल कर रहे हैं। ऐसा लगा कि कोई दो मित्र बहुत दिनों बाद मिले हैं और बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये इनमें बहुत बड़ी खूबी है कि पहली ही मुलाकात में ऐसा लगा ही नहीं मैं किसी अनजान इंसान के साथ बैठा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ अनिल भाई। अनिल भाई मुझे ऐसा लगा कि अरे आपको मैं जानता हूँ और हम लोग बातें कर रहे हैं। तो विच वॉज फैंटास्टिक पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू एंड माई ऑल गुड विशेस टू यू सर। एंड बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बहुत सर। धन्यवाद सर। शुक्रिया।